सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो में मेन उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए लाया हूं जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, चाहे एसएससी की हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, आईबीपीएस की कोई पोस्ट हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, तो उसे इस जॉब के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी का पेपर क्यों देना चाहिए, उसका पेपर देना उनके लिए क्यों जरूरी है, इस वीडियो में आगे चल के मैं ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, यदि हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले इसमें सीबीटी 1 पेपर होता है। सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो सीबीटी 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें सीबीटी 2 देना होता है। जो बच्चे सीबीटी 2 भी पास कर लेते हैं, उन्हें कुछ पोस्ट जो बच्चों ने अप्लाई की होती है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, और जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, जो बच्चों ने वो पोस्ट अप्लाई कर रखी होती है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और जो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं वो भी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर सीधा आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अब आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट को आप 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट तो हर पोस्ट को अप्लाई कर ही सकता है। और इसमें जो एज होती है वो 18 साल से 33 साल के बीच होना जरूरी है। यदि इसकी क्वालिफिकेशन यानी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस पोस्ट के लिए क्या एज है, इसके लिए आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आरआरबी एनटीपीसी का पेपर क्यों देना चाहिए। उन्हें ये पेपर इसलिए देना चाहिए कि भाई इसमें बहुत वैकेंसीज निकलती हैं और पेपर प्रोसेस भी इतना टफ नहीं होता, टफ पेपर नहीं आता। वो अगर थोड़ी सी भी तैयारी करें तो इसमें सफल हो सकते हैं। उसका रीजन एक तो बहुत सारी वैकेंसीज है और दूसरा पेपर का बहुत ज्यादा टफ ना होना है। और तीसरी बात, जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं यानी जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंग्लिश का पेपर होता ही नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स को तो इस चीज़ की बहुत फायदा होता है कि उनको अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश का पेपर ही नहीं देना है। सीबीटी 1 तो आरआरबी एनटीपीसी की हर पोस्ट के लिए कॉमन होता है, हर कैंडिडेट को देना होता है। और जो कैंडिडेट सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीटी 2 हर स्टेज का अलग अलग होता है। यानी आपको देखो, उसमें स्टेज 2, 3, 4, 5, 6 की पोस्ट होती है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी पोस्ट का पेपर देना होता है। सीबीटी 2 यानी अगर स्केल आपकी स्टेज 2 वाले हैं तो उनका एक कॉमन पेपर होगा, स्टेज 3 वालों का अलग से कॉमन होगा, 4 वालों का अलग से कॉमन होगा। यानी जिस स्टेज में भी आपने अपनी पोस्ट अप्लाई की है, सिर्फ उसी स्टेज का पेपर देना होता है और वो हर स्टेज के लिए अलग अलग पेपर आता है। अब हम बात करते हैं सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें कैसा एग्जाम आता है, उसमें क्या क्या होता है। इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। एक होता है मैथमेटिक्स सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और एक होगा रीजनिंग सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल 40 + 30 + 30 टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और ये 100 क्वेश्चन जो हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यानी टोटल ये पेपर आपका 100 मार्क्स का हो गया। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 1/3 मार्क कट जाएगा। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इस चीज को भी माइंड में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास होते हैं 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो आप ये चीज देखो कि इसमें स्पीड कितनी मायने रखती है। स्पीड जिसकी है अच्छी, वही इस पेपर को ढंग से क्रैक कर पाता है और अच्छी पोजीशन में क्रैक कर लेता है। जिसकी स्पीड कम है उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए एक तो आपको सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा, आपको क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन को करने की ट्रिक्स आती हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लेते हो। अगर ट्रिक्स नहीं आती तो उसको सोल्व करने में समय लगता है और आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता, जिससे आपको उस पेपर को क्रैक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। अब हम इस पेपर के
तीनों सेक्शंस की अलग अलग बात करते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं जीके सेक्शन की। देखो जीके सेक्शन से जैसा मैंने आपको बताया कि 40 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आर्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन इसमें आपसे आर्ट और साइंस से पूछे जाते हैं उसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, और लेकिन क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आप अपने स्कूल में पढ़ते आए हैं या कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा या करा है, लेकिन फिर भी सिलेबस वास्ट होने की वजह से हम इसको इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो और उसमें से इस सेक्शन को तैयार करो। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर देखो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं, पेपर जिस डेट को होगा उससे पिछले 10 से 12 महीने तक ही करंट अफेयर्स आते हैं, उससे ज्यादा पुराने करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते। इसलिए करंट अफेयर्स की आप आज से ही तैयारी कर दो, और आपने तैयारी उसकी एग्जाम डेट से देखना है कि पीछे 10 से 12 महीने तक की ही करनी है, उससे पुरानी तैयारी नहीं करनी। इसकी तैयारी करने के लिए एक तो देखो क्वार्टरली मैगजीन्स भी आती हैं, मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हो या न्यूज़ वगैरह के थ्रू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये पोर्शन ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा, और इस पोर्शन से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आप इजिली इस पोर्शन से कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी बुक लेके तैयारी करके इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस सेक्शन को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। 40 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको 15 मिनट में कर लेने चाहिए, और यदि आप 15 मिनट में नहीं कर सकते, थोड़े स्लो भी कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 20 मिनट लीजिए। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा इस सेक्शन पे लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आपने वो समय वेस्ट किया है, क्योंकि इसमें आपने कुछ सॉल्व नहीं करना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर या आपको आता है या नहीं आता है। आता है तो टिक कर दो, नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और अगर आंसर में कुछ डाउटफुल है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके आप उसका आइडिया लगा के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में इस सेक्शन को क्लियर कर लेंगे। 20 से 25 मिनट बचते हैं, वो जो बाकी के बचे 2 सेक्शन यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, विशेषकर मैथमेटिक्स पे आप ये समय देके आप अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं रीजनिंग पोर्शन पे। भाई रीजनिंग तो जिससे भी पूछो वही बच्चा कहता है कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेट करती है, और ज्यादातर बच्चों को रीजनिंग इजी लगती है। और अगर किसी बच्चे को रीजनिंग इजी नहीं भी लगती तो देखा दिखाई में शर्म को शर्म कहेगा कि हाँ रीजनिंग तो बहुत इजी है। तो इसलिए कई बच्चे इसको इजी लेके और लाइट ले जाते हैं इजी समझ के। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, मैं मानता हूं कि ये पोर्शन बहुत इजी रहता है, लेकिन इसको हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी भी हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पूरे पेपर में यही ऐसा सेक्शन है जो आपके 30 में से 30 नंबर दिलवा सकता है। और आते हैं बच्चों के 25 से 30 नंबर तक तो इजिली इस सेक्शन से आ जाते हैं। तो इसलिए इस सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। आप किसी पब्लिकेशन की एक अच्छी रीजनिंग की बुक ले लो, उसमें से तैयारी करो। और इसके साथ साथ हमने इसकी कुछ वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो देखो। उसमें हमने ट्रिक्स के साथ इसे पढ़ाया है ताकि आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकें और आप इसको आसानी से क्रैक कर सको और ज्यादा समय ना वेस्ट करो, और आपका पेपर मेरे हिसाब से 25 मिनट के अंदर ये सेक्शन कंप्लीट हो। तो अगर आप हमारी ये प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी हेल्प होगी और आप स्पीडली इस सेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, और जो बचा हुआ समय होगा वो मैथमेटिक्स को दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। भाई देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, बच्चों को इस सेक्शन से थोड़ा सा डर लगता है। डर इसलिए नहीं लगता कि ये सेक्शन टफ है, बल्कि डर इसलिए लगता है कि सेक्शन थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चंस को सोल्व करने में कई बार समय ज्यादा लग जाता है। वैसे क्वेश्चन तो इसमें नॉर्मल ही आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन करने भी नहीं है इसकी तैयारी के लिए। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो आपने 9th 10th में स्कूल में करे हैं, बट आपको उस तरीके से नहीं करना है इनको जिस तरीके से स्कूल में किया। उससे तो भाई बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और आप इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको ट्रिक के साथ इसको करना है, स्पीड के साथ करना है। देखिए, आपकी स्पीड तो आपकी 2 तरीके से बढ़ेगी, तभी स्पीड बढ़ेगी। एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। और दूसरा, आपको क्वेश्चन से ट्रिक से करना है, जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे नहीं करना। अगर आप इसको ट्रिक से करोगे तो क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप समय में ये सारे क्वेश्चन पढ़ पाओगे और किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक आधे क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि मुझे समय ज्यादा लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो और आगे क्वेश्चन करो। और स्पीड से क्वेश्चन करने के लिए, ट्रिक से क्वेश्चन करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देखो, शायद आपकी इससे बहुत हेल्प होगी और आपकी स्पीड
बहुत बढ़ेगी। और जो बच्चे मैथ से थोड़ा सा डरते हैं, जिनका मैथ सेक्शन थोड़ा वीक है, वो मेरे हिसाब से इसमें अर्थमेटिक पे ही जोर दो, उसी की ही तैयारी करो। ज्यादा एडवांस मैथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते और आपको शुरू में ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जब आपका अर्थमेटिक सेक्शन पूरा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके बाद आपको इसके एडवांस पोर्शन पे जाओ और उसको करो। और भाई इस पेपर को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए। और मॉक टेस्ट हमें कब स्टार्ट करने चाहिए, किस वक्त करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कितने समय में करने चाहिए, अगर आप मॉक टेस्ट के बारे में भी कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं सारा कुछ ये डिस्कस करूं तो शायद ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप इससे बोर होने लगेंगे। तो इसलिए अगर आपको भाई इससे ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पे जरूर एक वीडियो बना के दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि भाई किस सेक्शन को किस बुक से पढ़ना चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए किस बुक से पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, रीजनिंग किस बुक से पढ़नी चाहिए, यदि आपको ये सब भी पता करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस सेक्शन के लिए कौन सी बुक आपके लिए फायदेमंद रहेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो भाई लाइक का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।